नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि लोग सही वक्त पर इसकी जांच नहीं करवाते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखें तो आप इसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं और साथ ही इस वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को पायलट को बुलाकर सीधी बातचीत की, जिसमें पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोला तो हाईकमान ने समाधान निकालने का भरोसा दिया। पायलट ने कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। हाईकमान ने पायलट और उनके समर्थक विधायकों की शिकायतों पर गौर कर हल निकालने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा भी की है। इस सुलह से जहां कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा में नंबर गेम साधने की कोशिश की है, वहीं अपने खेमे के साथियों का भी समर्थन होते जा रहे पायलट को भी पार्टी की छतरी में रहना ही ज्यादा सुरक्षित विकल्प लग रहा है। राहुल गांधी के निवास पर करीब 2 घंटे से अधिक चली बैठक में पायलट ने अपने साथ बागी विधायकों की वापसी के फॉर्मूले पर हाईकमान से बातचीत की। राजस्थान की सियासत का क्लाइमैक्स इस शुक्रवार खेला जाना था, लेकिन कल दिल्ली में दोपहर बाद गतिविधियां इतनी तेज हुई कि रात होते होते बहुत कुछ साफ हो गया। बगावती तेवरों के साथ सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और फिर चीजें सामान्य होकर अपनी पूर्ववर्त स्थिति की ओर लौटने लगी। हरियाणा में डेरा डाले पायलट समर्थक विधायक अब जयपुर लौटने की तैयारी में हैं। राजस्थान में कई दिनों से जारी सियासी उथल पुथल अब थमने की ओर है। कांग्रेस के बागी विधायकों के बीच सुलह हो गई है। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमा एक साथ आ गया है। सुलह में पार्टी नेता प्रियंका गांधी और अहमद पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद सुलह की बात सामने आई। दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक में कांग्रेस विधायकों को आश्वस्त किया गया कि आगे कोई बदले की राजनीति नहीं होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधायकों को संगठित होकर और एकजुट होकर काम करने को कहा। यह भी भरोसा दिलाया कि उनको न्याय मिलेगा। बैठक में बागी विधायकों को यह आश्वासन दिया गया कि गहलोत सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली में सचिन पायलट की मुलाकात राहुल और प्रियंका गांधी से हुई थी। बैठक का नतीजा ये रहा कि नेताओं की शिकायतें सुनने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही गई है, जो शिकायतों का निपटारा करेगी। इसके बाद सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो गई है और वे पार्टी के अंदर एकजुटता से काम करने को तैयार हैं। बाद में पायलट ने मीडिया को बताया कि वे पार्टी के अंदर आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उन पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया गया था। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए अन्य अहम कदम उठाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के सभी जिलों में सीरो सर्वे कराया जाएगा, जिसके लिए सभी जिलों में नोडल अफसर भी तैनात कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने चंडीगढ़ में सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में सीरो सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। विज ने बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट है। राज्य के हर जिले में 60 और 40 के अनुपात में रैंडमली सैंपल लिए जाएंगे। इस मुहिम के तहत जहां गांव में 500 टेस्ट होंगे, वहीं शहरी एरिया में 350 लोगों का टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट के बाद पता चलेगा कि कितने लोग कोरोना हो जाने के बाद ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन की अटकलों पर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विराम लगा दिया है। 8 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए तबादले किए गए हैं। इसके तहत 1990 बैच के अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह और जेल बनाया है।
वहीं अभी तक ये दायित्व संभालते आ रहे अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा को जल संसाधन विभाग में पदस्थ किया गया है। परिवहन विभाग का अब उनके पास अतिरिक्त प्रभार रहेगा। इसके अलावा प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला को जनसंपर्क के साथ संस्कृति और पर्यटन विभाग का जिम्मा दिया गया है। अभी तक प्रमुख सचिव अनुपम राजन के पास जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभाव था। बता दें कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी एन मिश्रा को अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत करने के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी जिम्मेदारी में बदलाव होगा। वे काफी समय से गृह, जेल और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा के पास सिर्फ श्रम विभाग का जिम्मा था, जो उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से कम माना जा रहा था। वे एक बार पहले भी गृह सचिव रह चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने दुख जताते हुए कहा है कि जो कुछ हमारे आसपास सुशांत को लेकर हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसमें कई लोग शामिल हैं और इस मामले पर राजनीति हो रही है। हिमाचल के हमीरपुर जिला मुख्यालय के मुक्तिधाम में आज उधमपुर जम्मू में तैनात एयरफोर्स के जवान शुभम सिंह परमार को श्रद्धांजलि देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। एयरफोर्स का शहीद जवान घाटमपुर तहसील के कोहरा गांव का रहने वाला था और जम्मू के उधमपुर में तैनात था। उधमपुर में ही जवान के शहीद होने की बात सामने आई है। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को आज हमीरपुर मुख्यालय के मुक्तिधाम में परिजनों ने मुखाग्नि दी। हरियाणा के सोनीपत का खरखोदा एक बार फिर से सुर्खियों में है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान खरखोदा में शराब घोटाला हुआ था, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और यहां पर शराब तस्कर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। सैदपुर चौक पर नाकाबंदी कर पुलिस ने दूध के कंटेनरों में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की 790 पेटी बरामद की हैं। पुलिस ने सैदपुर चौकी के बाहर नाकाबंदी कर शराब को पकड़ा और कंटेनर से उतारने के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई। पुलिस ने चालक और क्लीनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में शराब के मालिक और संबंधित डिलीवरी की भूमिका की भी जाँच कर रही है। हरियाणा के करनाल की कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से 80 साल के बुजुर्ग कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं। उन्हें कोरोना के अलावा हार्ट और बीपी से जुड़ी भी बीमारी थी, लेकिन यहां पर अच्छे तरीके से इलाज होने के बाद उनकी 23 दिन के बाद छुट्टी हो गई है। फूल देकर बुजुर्ग को विदा किया गया। कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने 80 साल से ज्यादा की उम्र में कोरोना को मात दी है। ये तस्वीर इसलिए भी राहत भरी है क्योंकि ये बुजुर्ग कोरोना के साथ साथ हार्ट और बीपी से भी परेशान थे, जो 23 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होकर कल्पना चावला हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन यहां से डॉक्टर्स ने इनका बेहतर इलाज किया और अब ठीक होकर घर जा रहे हैं। यूपी के कानपुर फर्रुखाबाद रेल रूट के गांगूपुर रेलवे स्टेशन हॉल्ट के पास रेलवे क्रॉसिंग का फाटक तोड़कर घुसी पिकअप कासगंज की ओर से जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी आती देख चालक पिकअप से कूदकर भाग गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी के सीएम योगी भी इस संवाद में मौजूद हैं। बैठक में राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी के सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये मीटिंग वर्चुअल तरीके से हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। इस बैठक में राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं।
देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं। 10 राज्यों के साथ ये बैठक है। इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बैठक की जा रही है, क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर कोरोना जो है एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है, तो इसी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो 10 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें पंजाब भी एक राज्य शामिल है। पंजाब से भी स्थिति की जानकारी ली जा रही है कि इस वक्त पंजाब के अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं, पंजाब में टेस्ट जो है वो किस लेवल पर किए जा रहे हैं, इसके अलावा कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं, कितनी वेंटिलेटर की जरूरत है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितनी टेस्ट किट्स की जरूरत है। इस सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन भी रहे या फिर कर्फ्यू भी रहे, तो उसके दौरान जो लॉस हुआ प्रदेश को, उसकी भरपाई किस ढंग से हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश की क्या डिमांड है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने को लेकर, इन सभी तमाम मसलों के ऊपर पिछले तकरीबन 1 घंटे से बैठक जो है वो जारी है और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने जो प्रदेश है उसका ब्यूरो के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी डिमांड्स भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में केंद्र जो है उन्हीं डिमांड्स के अनुरूप फैसला लेती हुई नजर आए। जी विनीत जी, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी स्थिति काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो इसके लिए पंजाब सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो इस वक्त पंजाब में 8,000 से ज्यादा जो है एक्टिव केस है। अगर एक दिन के आंकड़ों की बात करें तो कल का जो मीडिया बुलेटिन था उसके मुताबिक 988 केस जो है एक दिन में कोरोना संक्रमित मामलों के सामने आए। इसके अलावा 604 से ज्यादा मौतें पंजाब में हो चुकी हैं। एक बड़ा आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना ग्रसित लोगों का है। हालांकि रिकवरी रेशो जो है वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो एहतियात के तौर पर जो सैंपलिंग है उसकी संख्या को पंजाब सरकार ने जरूर बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस को सख्त डायरेक्शन दी गई है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करता हुआ ना पाया जाए। इसके अलावा मास्क जो है वो अनिवार्य किए गए हैं और भी प्रिकॉशंस जो है वो सरकार अपने लेवल पर लेती हुई नजर आ रही है। साथ साथ जो कंटोनमेंट एरिया है वहां पर विशेष नजर रखे हुए हैं कि वहां पर कोरोना संक्रमण को रोका जा सके और आगे ना फैलने दिया जा सके। लेकिन फिलहाल जो कोरोना है वो लगातार पंजाब के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से लगातार एक दिन के अंदर 1000 के आसपास मामले जो पॉजिटिव जाते हुए नजर आ रहे हैं वो बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ है। जी बिल्कुल विनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर उनसे चर्चा की जा रही है। खबरें सुपरफास्ट में अब आगे बढ़ते हैं। जानकारी के मुताबिक फर्रुखाबाद की क्रॉसिंग संख्या 82 पर कई दिनों से सड़क मरम्मत और अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इसी फाटक से दिन में बड़ी संख्या में पिकअप आलू भरकर गुजरती है। सोमवार रात मरम्मत के दौरान ही मालगाड़ी आने की सूचना पर क्रॉसिंग बंद की गई थी। इसी दौरान पिकअप फाटक तोड़ते हुए रेल पटरी पर आकर फंस गई। इसी दौरान कानपुर से कासगंज की ओर से जा रही मालगाड़ी आ गई। ट्रेन चालक की सूझबूझ से पिकअप तक पहुंचते पहुंचते मालगाड़ी रुक तो गई, लेकिन पिकअप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हरियाणा के सोनीपत के पास नेशनल हाईवे 44 पर बने पार्कर मॉल में बने एप्पल नाम के स्पा सेंटर में काफी लंबे समय से स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पर आज कुंडली थाना पुलिस ने भारी दलबल के साथ रेड की। तो स्पा सेंटर में 8 लड़कियों और 4 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी युवतियां दिल्ली की रहने वाली हैं और युवकों में 2 सोनीपत के रहने वाले हैं, एक उत्तर प्रदेश का और एक दिल्ली का रहने वाला बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों के कम होने के आसार जल्द नजर नहीं आ रहे हैं। बीते कई दिनों से संक्रमण के रोजाना 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभावित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान हालत से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा हो रही है।
जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में कोरोना वायरस के हालात की जानकारी देंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी बैठक में शामिल हैं। पीएम मोदी कोरोना प्रभावित राज्यों का लगातार नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ उनकी पार्टी के कई सहयोगियों ने प्रणब मुखर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, जो वर्षों से कोरोना के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि हम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोविड से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके अलावा इस्राइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने अपने पूर्व भारतीय समकक्ष प्रणब मुखर्जी के कोविड-19 से संक्रमित होने की खबर मिलने के बाद सोमवार को उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रिवलिन ने ट्वीट किया और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं और प्रार्थना भेज रहा हूं। उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र, हम आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर उपराष्ट्रपति 3 साल पूरा होने पर वेंकैया नायडू को बधाई दी है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में वेंकैया नायडू के कामकाज की तारीफ की। इस मौके पर नायडू ने राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 2019 में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी रेट पिछले 10 सालों की तुलना में सबसे अच्छी रही है। बीते 3 सत्र सबसे ज्यादा उच्चतर उत्पादकता वाले रहे। इस दौरान करीब 60% पेंडिंग विधेयक पास कर दिए गए। वहीं कमेटी मीटिंग की उपस्थिति भी पहली बार 50% पार कर गई। बता दें कि भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ यानी कि एनडीए ने वेंकैया नायडू को 17 जुलाई 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया था। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके वे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नायडू ने 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इससे पहले नायडू 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर इस बार भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए इस साल भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा की गई है। मंदिर के महंत ने बताया कि इस बार 2 बार जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है। 11 और 12 अगस्त को भगवान कृष्ण के लाइव दर्शन होंगे। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में खास तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग की सुविधा की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मार्किंग की गई है। मंदिर के महंत ने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है और अगर प्रशासन का आदेश रहा तो मंदिर खोले जाएंगे। हिमाचल के कुल्लू जिला में अन्य राज्यों के मजदूर चुनौती बन गए हैं। पिछले 3 दिन में ही जिले में 56 मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जिले में अभी तक अन्य राज्यों से आए करीब 500 मजदूरों में से 64 पॉजिटिव निकले हैं। अन्य संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती है तो कुल्लू प्रशासन के पास मरीजों को रखने की जगह कम पड़ सकती है। प्रशासन को इन मरीजों के लिए अब नए आइसोलेशन वार्ड भी बनाने पड़े हैं। साथ ही इनके संपर्क में आए 35 और मजदूरों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। 500 मजदूरों सहित करीब 1700 व्यापारी और लदानी कुल्लू जिला पहुंचे हैं और अभी भी इनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी के मथुरा के थाना राया क्षेत्र के गांव अयेरा में छुट्टी पर गए फौजी ने आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक बंटी काफी समय से घर पर ही था। उनकी पत्नी रक्षाबंधन पर बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। फौजी ने दोपहर बाद अपने आप में घर पर रखे अवैध
असलहा से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी पढ़ाई में होनहार छात्रा ने 2 साल पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में बुलंदशहर जनपद टॉप किया था। स्कॉलरशिप मिली तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। मेहनत के बल पर एक शानदार करियर उनके सामने था, लेकिन कुछ मनचले लड़कों की छिड़खानी ने इस प्रतिभा को हमेशा के लिए बुझा दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में अपने घर लौटी सुदीक्षा अपने रिश्तेदार के पास जा रही थी। वह चाचा के साथ बाइक पर बैठी थी। रास्ते में ही बुलेट सवार कुछ शोहदों ने छेड़खानी शुरू कर दी। फ्लर्ट के दौरान आरोपी युवक बार बार बाइक को ओवरटेक कर रहे थे। उसी दौरान मंचलों ने बचने के लिए गाड़ी गिर गई और सुदीक्षा की मौत हो गई। सुदीक्षा का परिवार गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र का निवासी है। परिजनों के मुताबिक कोरोना की वजह से सुदीक्षा अमेरिका से स्वदेश लौटी थी। वह अपने मामा से मिलने जा रही थी। कुछ दिनों के बाद ही उसे वापस अमेरिका पढ़ाई के लिए लौटना था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ शोधों की करतूत की वजह से उसकी मौत हो जाएगी और फिर वह कभी अमेरिका नहीं जा पाएगी। दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस को एक धमकी भरा फोन आया है, जिसमें अंदाजा लगाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस फोन कॉल को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इतनी भीड़ एकत्रित नहीं हो जाएगी। 1/4 ही लोग इस समारोह में मौजूद रहेंगे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हर एक बात की पुष्टि करना दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का काम है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दिल्ली में सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस से 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साहिल और अमन नाम के इन दोनों युवकों ने एक इंजीनियर को किडनैप किया, बाद में एक जगह पर उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े उतारकर वीडियो बनाया और ब्लैकमेल कर 2 लाख वसूले। लालच बढ़ा तो पैसे मांगे गए और साथ ही जान से मारने का भी प्लान बना डाला। पीड़ित को मारने ले जा रहे थे कि रास्ते में जान बचाने के लिए गाड़ी धीमी होते ही पीड़ित ने गाड़ी से छलांग मार दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस वारदात को 3 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया था। संजय खोखर मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत के लिए निकले थे। उसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। बागपत में छपरौली थाना क्षेत्र में दिन निकलते हुई इस वारदात से सभी सकते में हैं। बताया जा रहा है कि संजय खोखर मंगलवार सुबह अकेले टहलने के लिए घर से निकले थे। उसी दौरान हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचे। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय और बीजेपी से जुड़े लोगों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार नई बातों का खुलासा हो रहा है। केस की जांच में सीबीआई और ईडी से अपना काम कर रही है। पिछले दिनों दोनों पक्षों की ओर से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के आदान प्रदान को लेकर नई बातें सामने आई थी। इसी कड़ी में अब सुशांत के पिता की ओर से रिया चक्रवर्ती को किए गए मैसेज भी सामने आए हैं। ये मैसेज नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को किया था, जिसमें वे बेटे से बात करवाने की गुहार लगा रहे थे। सुशांत के पिता ने लिखा कि जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पिता हूं, तो आप बात क्यों नहीं करवा रही हैं? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल करना और उनका इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे हो, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये मैसेज 29 नवंबर को रिया को भेजा गया था। वहीं 29 नवंबर को ही एक और मैसेज सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे।
सुशांत से बात हुई थी कि वो कह रहा था कि वो काफी परेशान है। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन रिया और श्रुति ने जवाब नहीं दिया। देश में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों पर टूटी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उफनाते नाले और टूटकर गिरते पहाड़ जिंदगी भर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद पड़े हैं और घरों में लोग खौफ में जी रहे हैं। पहाड़ों में कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ये मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में 3 दिन से लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही है। वहीं बागेश्वर के कपकोट में पिछले एक हफ्ते से लगातार तेज बारिश जारी है। धारचूला के काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे आसपास के गांव वाले दहशत में जीने को मजबूर हैं। बारिश अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 20 अगस्त से होने जा रहा है। इस सत्र के बारे में लखनऊ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सत्र की तैयारियां की गई हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। पंजाब में कोरोना के लगातार नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने की तरफ कदम रखा है। कोरोना की जांच में परेशानी न आए, इसके लिए पंजाब में 4 नई कोरोना टेस्टिंग लैब शुरू की गई हैं। इसका उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर ओपी सोनी ने किया। आपको बता दें कि पंजाब में 24,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस को मात दी है और साथ ही 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। खबरों सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।